दिया गया। जी ladies and gentlemen, any questions? कोई सवाल है आप लोगों की तरफ से पिछले लेक्चर से? जी कोई सवाल? No questions, sir. No questions. That's
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे सर क्वेश्चन ये करना था कि सर प्रैक्टिस किट सर आपने कोई भी दी हमें सर, जो पढ़ते हैं सर वो तो हम किस तरह प्रैक्टिस करें, हमें कैसे पता चलेगा हम किस तरह चल रहे हैं? इसके लिए पहला काम तो आप ये करें जी कि जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। जी और फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, मुनासिब टाइम आ जाएगा, पार्ट ए हो जाएगा, तो फिर हम कुछ चीज़ें नहीं सर शेयर वो इस तरह ना नहीं सर वो इस तरह है कि हम बाकी भी बुक्स पढ़ते हैं तो उनकी जब प्रैक्टिस किट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के लिहाज से, इसलिए सर इसकी प्रैक्टिस किट बहुत लाजमी होगी सर हमारे लिए। बिल्कुल लाजमी है। तो मैंने आपसे जी कहा था पार्ट ए तक रुक जाएं, बिकॉज चीज़ें आर सो कनेक्टेड। जी अगर आप एक चीज़ देखेंगे, अब उसका ताल्लुक किसी और टॉपिक से है, तो क्या करेंगे फिर? जी आपको लगेगा आपको आता ही नहीं है। तो जो पीछे नहीं आपने सर पढ़ा, टॉपिक तो नहीं ना सर, वो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे टॉपिक से कौन सा एमसीक्यूज रिलेटेड है सर। पीछे ऐसा 14 साल नहीं की है, एजुकेशन करके आए हैं सर हम लोग। ऐसा नहीं है ना। 14 जी साल की आपने किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी डेटाबेस की हम बात करते हैं, अभी आप देखिएगा वो कितना कनेक्टेड है इसके अंदर। इस जी चैप्टर के अंदर देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी वो तो है। फिर उसमें होता है कि बाज़ औक़ात कनेक्टिविटी की वजह से ना एक चीज़ नहीं हो पाती। जब नहीं हो पाती तो लगता है यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो जो सीखा होता है उसमें वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक, ये सर चौथा वो टॉपिक बात है। आपकी बिल्कुल मैं ठीक रुक है, जाए, हाँ थोड़ा मैं सा रुक एग्री जाए। करता हूँ। आप पढ़ने वाले अच्छे अच्छे, मैं आई अप्रिशिएट कि आप बड़ा मेहनत से पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जी जाएं। इट विल जी ठीक है बेनिफिट सर। यू। जी ठीक है ठीक है ना? सर। जी चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रोसेस। सिस्टम्स की हम बात करते रहे हैं कि जी वो आईसीएमआई का सिस्टम, तो वो बैंक का सिस्टम, तो वो एयरलाइन का सिस्टम, तो हॉस्पिटल का सिस्टम, तो सर होटल। आपका स्लाइड नहीं आ रहा। अच्छा जी, सॉरी जी, आगे। यस सर। यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो टॉपिक है हमारा सिस्टम एक्विजिशन, सिस्टम डेवलपमेंट। तो मैं ये कह रहा था कि पीछे हम बात करते रहे जी ये सिस्टम और वो सिस्टम और बैंक का सिस्टम और एयरलाइन का सिस्टम और ये होटल का सिस्टम। तो सिस्टम आया कहाँ से? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आया कहाँ से? या तो एक्वायर किया होगा आपने, बना बनाया ले लिया होगा, या फिर ये कि आपने डेवलप करवाया होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जस्ट टू गिव यू इनिशियल आइडिया, ज़्यादा तफसीलात तो बहुत ज़्यादा है इस 30 पेजेस चैप्टर। ठीक, और चीज़ें ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको घर चाहिए तो घर आप बना भी सकते हैं और बना बनाया ख़रीद भी सकते हैं। ठीक, दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आपको कपड़े चाहिए, आप टेलर मेड कपड़े बनवा लें जाके, लेकिन मार्केट से बने बनाए बनते हैं रेडीमेड, वो भी ले सकते हैं। जी, आइडिया समझ आता है? यस सर। लेकिन सारे कपड़े अगर आपने बनाने हैं तो इतना इशू नहीं होता। ऐसा इशू हो सकता है अगर शादी के कपड़े बन रहे हो, बहुत टाइम, मेजरमेंट, टेस्टिंग, ट्रायल, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, इधर है। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ आपने कपड़े लेने हैं तो आपने चलो ठीक है, जो भी है थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो खैर है। लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा तफसीलात में जाएंगे आप कि यार ये चीज़ मुझे ऐसी चाहिए और ये चीज़ ऐसी चाहिए और ये चीज़ ऐसी चाहिए। पीछे एक जिक्र आया था सिस्टम्स एनालिस्ट का, प्रोग्रामर का, और मैंने कहा था उसका हम जिक्र आगे थोड़ा तफसील से करेंगे, तो आज उनका जिक्र भी हम तफसील से कर लेंगे। पहले अगर आप टॉपिक्स देख लें, सिस्टम डेवलपमेंट की कुछ अप्रोचेस हैं, वाटरफॉल, स्पायरल, इंटरैक्टिव, प्रोटोटाइपिंग, ये हम आखिर में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेंगे फेजेस ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या है अभी देखते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन है, फीजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ये सारे लफ्ज़ अभी आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे। इनिशियल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इस एक चीज़ आपकी ज़हन में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, जो मैंने पहले भी कही थी और अब मैं ज़्यादा कहूँगा आपसे। ये जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को आपने ऑडिट करना है। डू यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. जब आप पार्ट बी में जाएंगे ऑडिट में, जो डेटाबेस पढ़ा उसका भी ऑडिट करेंगे, जो हार्डवेयर पढ़ा उसका भी ऑडिट करेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ा उसका भी ऑडिट करेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट का भी ऑडिट करेंगे, ठीक है जी। और ऑडिट आप उसी चीज़ का कर सकते हैं जो आपको समझ आती हो। अगर मुझे आप कहें कि जी मैंने एविएशन का ऑडिट करना है, मुझे एविएशन आनी चाहिए ना, मुझे पता ही नहीं कि एविएशन सेफ्टी क्या होती है और मैं एविएशन का सेफ्टी ऑडिट करने चला गया तो मसला होगा। तो जितना अच्छा आपको पार्ट ए होगा, पार्ट बी उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट की। आइए, अब मैं फिर रिपीट कर दूं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो किसी बैंक ने, जो किसी एयरलाइन ने, जो किसी हॉस्पिटल ने बनाया। तो ये कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट को आप सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन भी कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं वो सारे नाम मैंने भी आपसे यहाँ शेयर किए हुए हैं। Systems analysis and design is the development of information system. सिस्टम बनाने का तरीका है सिस्टमैटिक। अच्छा, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस हमने सीख लिया था 1950s में। ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी के भी इश्यूज थे और टेक्नोलॉजी नई थी और हम भी नए थे। बहरहाल मेन तरीका आज भी वही है विद लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस, ठीक है। सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसके बहुत सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल इसे आप SDLC भी कह सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब आप देखते ना, ये सारे नाम आपके जहन में रहने चाहिए। सिस्टम डेवलपमेंट क्या है, सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, IS डेवलपमेंट क्या है, MIS डेवलपमेंट क्या है। MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट, या CIS डेवलपमेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक। लेकिन शॉर्ट में सिस्टम डेवलपमेंट ही कहते हैं। या आप इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे प्रोग्राम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे ऑटोमेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज एक चीज़ हमने कंप्यूटराइज कर दी है तो वो ऑटोमेट हो गई है, इसीलिए से कंप्यूटराइजेशन भी कह सकते हैं। इसे आप री इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। री इंजीनियरिंग, आपने एक चीज़ को, मैनुअल चीज़ को री इंजीनियर किया, दोबारा से कंप्यूटर में बना दिया और अच्छा बना दिया। तो ये हैं सारे नाम। इन नामों के हवाले से किसी का कोई सवाल या कुछ क्वेरी, हम जब आगे चलेंगे तो हम इसे सिस्टम डेवलपमेंट ही कहेंगे, ठीक। लेकिन सारे नाम आपको याद रहने चाहिए कि सिस्टम डेवलपमेंट, IS डेवलपमेंट, MIS डेवलपमेंट, SDLC, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सब नाम। जी, किसी का कोई सवाल यहाँ पर? जी, किसी का No, कोई sir. सवाल? ग्रेट। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा कि आमतौर से हम इसको सिस्टम डेवलपमेंट ही कहेंगे, तो अब यही नाम इस्तेमाल हम करेंगे ज़्यादा। जब एक इदारे में सिस्टम डेवलपमेंट हो रही होगी तो देयर आर 3 पॉसिबल सिनेरियोज, या यूं कह रहे हैं, जब आप किसी इदारे में होंगे और काम कर रहे हैं और वहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट हो रही है तो 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। लेकिन अब उसमें एक आध सिनेरियो तो आपको नहीं मिलेगा, वो आपसे पिछली नस्ल ने देखा है, आपको नहीं मिलेगा चांस। क्या क्या सिनेरियोज हैं, लेट अस सी। एक सिनेरियो तो ये है कि आप जिस इदारे में हैं वहाँ एक नया सिस्टम बन रहा है। तो ये लाइन पढ़ लेते हैं, then I explain. The organization is without any computer information system and going for computerization for the first time. यानी इस इदारे में कोई कंप्यूटर नहीं था और आज पहली दफा कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है। ये बात समझ आ रही है? और ये वो सिनेरियो है जो आपको नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं मिलेगा? जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा जी।
सर आपकी आवाज आ नहीं रही है। Nice. अच्छा जी जी रिकनेक्टिंग। तो बात करें कि आपके इदारे में कंप्यूटराइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही है। ठीक, आपने जो इदारा ज्वाइन किया उसमें आज तक कंप्यूटर सिस्टम नहीं था और फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आ रहा है। तो ये वो सिनेरियो जो मेरा ख्याल है आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि आप जिस भी इदारे में जाके काम करेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ लेवल की कंप्यूटराइजेशन तो हुई भी होगी। जी ये बात समझ आती है? Yes, sir. यस सर। आपको जो सिनेरियो मिलेंगे वो बी और सी ज्यादा चांसेस हैं। बी क्या है जी? रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग या ओल्ड सिस्टम को लेगेसी सिस्टम भी कहते हैं। Organization has an old information system in use which is outdated and now needs replacement. ये आपको बहुत मिल सकता है सिनेरियो। आप गए एक इदारे में लेट्स से आपने 2022 में वहाँ काम शुरू किया तो पता चला एक सिस्टम वहाँ बना हुआ था, आज से कोई 10-12 साल पहले बना था, वो चल रहा है और लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना पूरी तरह से मीट नहीं कर रहा। तो इदारा ये सोच रहा है कि यार इस सिस्टम को हटा के दूसरा सिस्टम लाया जाए। तो ये सिनेरियो आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, बात समझ आती है जी एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये सिनेरियो भी आपको मिल सकता है। तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। डेवलपिंग ए पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटिंग इट। Organization has some of its functions computerized and now planning to develop system for other areas and integrate with the existing system.
तो आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ पर लेट्स से अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना हुआ था और उन्होंने कहा यार अब मार्केटिंग का भी बना लेते हैं, तो वो मार्केटिंग का सिस्टम बना के उसको इंटीग्रेट करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। जी ये बात समझ आ रही है? तो 3 सिचुएशंस हैं। एक ये है कि इदारे में फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइजेशन हो रही है, इसका चांस आपके लिए बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बी और सी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, वहाँ 10 साल पहले सिस्टम बना था और वो अब इसे रिप्लेस करके नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं। या सी सिनेरियो ये है कि एक सिस्टम ऑलरेडी है और वो चाहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट का भी सिस्टम बन जाए और वो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेट हो जाए। जी यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर। ओके ग्रेट। अच्छा अब जरा हम उन 3 लोगों की बात कर लेते हैं जिनका जिक्र लास्ट टाइम आया था और हमने ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। देखिए सिस्टम बनाना और बिल्डिंग बनाना बिल्कुल एक जैसी चीज़ है। तो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ बिल्डिंग बनाने की, फिर उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे सिस्टम बनाने में। फर्ज करें कि अब आप आईसी में कर चुके हैं और अच्छी नौकरी अच्छा बिजनेस करके आपने बड़े पैसे कमा लिए हैं और अब आपने कहा कि यार जिंदगी में कोई बड़ा एक अजीम सा काम भी कर लिया जाए। तो आपने सोचा कि लेट्स मेक पाकिस्तान में द टॉलेस्ट बिल्डिंग, tallest, the largest, the most beautiful, the most elegant building in Pakistan। तो ये आपके जहन में ख्याल आया कि पाकिस्तान में सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाई जाए। अब जाहिर है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आर्किटेक्चर से। किससे? आर्किटेक्चर से, डिजाइन आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। ठीक है, लेट्स से यू कॉन्टैक्ट ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपने। तो आप उसके पास गए और आपने उससे कहा कि भाई मैं पाकिस्तान में टॉलेस्ट, लार्जेस्ट और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसने आपसे कहा तशरीफ रखें, ज़रा मुझे मज़ीद तफसीलात बताएं। तो आपने उसे तफसीलात बतानी शुरू की कि मेरे ज़हन में जो बिल्डिंग है वो 1000 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 1000 स्टोरीज होंगी। और उसमें से 50 स्टोरीज जो है ना अंडरग्राउंड होंगी पार्किंग के लिए, और बाकी 950 स्टोरीज जो है वो ऊपर होंगी ज़मीन की। और ऊपर का मतलब है ज़मीन से 6 फुट ऊपर। आर यू गेटिंग? यानी बिल्डिंग 2 पार्ट्स में बनेगी, एक पार्ट जो ज़मीन के अंदर होगा और दूसरा ज़मीन से 6 फुट ऊपर होगा। मे बी यू आर इम्प्रेस्ड विद द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनिया। आप चाह रहे थे कि कुछ ऐसी बिल्डिंग बनाए जो हवा में मॉलक हो, हैंग कर रही हो। तो आपने कहा पहले फ्लोर पे तो जो ग्राउंड फ्लोर होगा ज़मीन से 6 फुट ऊपर होगा, इस पे एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन होगा पूरी बिल्डिंग का। फर्स्ट फ्लोर पे हम एक प्ले लैंड बनाएंगे, सेकंड फ्लोर पे हम जॉय लैंड बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पे फन लैंड बनाएंगे। और ऐसे आपने 950 स्टोरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन उसको दे दिया। अब इंजीनियर ने सारा एक्सप्लेनेशन सुन लिया आपसे, और सुनने के बाद उसने आपसे कहा कि जी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो 1000 स्टोरी की बिल्डिंग बना सके, और 2 पार्ट्स में, कि एक 50 स्टोरी ज़मीन के नीचे और 950 स्टोरी ज़मीन के ऊपर। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लिहाजा हम ये बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो ये बिल्डिंग टेक्निकली मुमकिन नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है जी? यस सर। Yes, ये sir. बिल्डिंग टेक्निकली मुमकिन नहीं है, कहानी ख़त्म, प्रोजेक्ट डाइज। अब यहाँ से आगे कुछ भी नहीं होगा। बट लेट्स से इंजीनियर आपसे ये कहता है कि जी ऐसी बिल्डिंग बन सकती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। फिर वो कहता है कि अच्छा मैं ज़रा इसकी लीगल साइड चेक कर लूँ। टेक्निकल साइड तो चेक कर ली,
लीगल साइड चेक कर लूँ कि लीगली कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो लीगल मसले भी आएंगे ना। हो सकता है सिविल एविएशन आपको ना बनाने दे इतनी ऊंची बिल्डिंग, बिजली वाले बोले हम इतनी ऊंची बिल्डिंग में बिजली नहीं देंगे, सुई गैस वाले एतराज़ करें, पानी वाले एतराज़ करें, फायर ब्रिगेड वाले एतराज़ करें कि इतनी ऊंची बिल्डिंग में माँ आग कैसे बुझाएंगे, करें। तो आपको लीगल साइड देखनी पड़ेगी। अच्छा, इंजीनियर ने लीगल साइड भी, उसने कहा ये लीगली भी मुमकिन है। गुड, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर ये टेक्निकली मुमकिन है लेकिन लीगली अलाउड नहीं है तो भी कहानी ख़त्म हो जाएगी। इज एवरीबॉडी विद मी? यस सर। अच्छा, ये टेक्निकली भी मुमकिन है और लीगली भी मुमकिन है। अब उसने आपसे कहा कि मैं इसका फाइनेंशियल साइड भी आपसे डिस्कस कर लूँ, और उसने बताया कि इस बिल्डिंग पे कुछ 15 अरब डॉलर लगेंगे बनाने में। तो आपने कहा 15 अरब डॉलर तो कोई बड़ा अमाउंट ही नहीं है, मेरे पास तो 30 अरब डॉलर है, मैं लगा सकता हूँ 15 अरब डॉलर। तो इसका मतलब फाइनेंशियली भी ये मुमकिन है। तो अब ये टेक्निकली भी मुमकिन है, लीगली भी मुमकिन है और फाइनेंशियली भी मुमकिन है। तो अब जो इंजीनियर है वो बिल्डिंग डिज़ाइन करेगा ना, नोट डाउन, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। बिल्डिंग डिज़ाइन करेगा, और बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग कैसे होगी? कागज़ पर होगी। बिल्डिंग किस पर डिज़ाइन होती है जी? कागज़ पे, ठीक है। कागज़ पे बिल्डिंग डिज़ाइन होगी, फिर वो आपसे डिस्कस करेगा इंजीनियर, और आप कहेंगे हाँ ये ठीक। जी आवाज़ आ रही? Yes, sir. और डिज़ाइन ओके है तो ठीक है, वरना आप उसमें कुछ चेंजेस करवाएंगे, और चेंजेस करवाने के बाद फिर जब डिज़ाइन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, आई रिपीट, डिज़ाइन बना है कागज़ पे, अब डिज़ाइन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो फिर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। यस नो? और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको चाहिए होगा मेसन। तो मजदूर आएंगे, वो ब्लॉक श्लॉक लगाएंगे, चीज़ें में से बनाएंगे, गेट इट? और यूं बिल्डिंग बन जाएगी। एवरीबॉडी विद मी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अब सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप एक बैंक हैं, आपने कहा जी इस बैंक में हम अपना पूरा बैंकिंग का सिस्टम बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो आप जाएंगे एक इंजीनियर के पास। बिल्डिंग बनाने के लिए आप गए थे सिविल इंजीनियर के पास, यहाँ बिल्डिंग सिस्टम बनाने के लिए आप जाएंगे सिस्टम्स एनालिस्ट के पास। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे हैं या सिस्टम्स एनालिस्ट कह रहे हैं? जी बात समझ आ रही है? Yes, sir. और आप सिस्टम्स एनालिस्ट को बताएंगे जी देखिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतने किस्म के कस्टमर्स हैं, मेरे इतने प्रोडक्ट्स हैं, मेरी इतनी सर्विसेज हैं, मेरी इतनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आप उसको सारी चीज़ें बताएंगे। तो सिस्टम्स एनालिस्ट सुनने के बाद देखेगा जिस किस्म का सिस्टम आप चाह रहे हैं वो टेक्निकली मुमकिन है या नहीं। आपने कहा जी मैं ऐसा सिस्टम चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी ब्रांच में कस्टमर आए तो उसके दिमाग में जो भी डेटा है वो मेरे सिस्टम पे आ जाए। तो उसने कहा अच्छा कि मैं देख लेता हूँ। उसने कहा जी हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब ये सिस्टम टेक्निकली मुमकिन है। और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसने कहा जी ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है, कहानी ख़त्म, ये सिस्टम आगे नहीं बन सकता। जी बात समझ आती है? Yes, sir. जैसे सिस्टम टेक्निकली मुमकिन है, ये मुमकिन है कि जैसे बंदा आपकी ब्रांच में आए, उसके दिमाग में जो भी ट्रांजैक्शन है वो स्क्रीन पे खुद ही आ जाए। तो सिस्टम टेक्निकली मुमकिन है। अब सिस्टम एनालिस्ट ने कहा मैं देखता हूँ कि क्या ये लीगली अलाउड है। तो उसने कहा नहीं, असल में मसला है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस किस्म की कोई सिस्टम बने कि बंदे के दिमाग में कोई भी डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स, वो स्क्रीन पर आ जाए बैंक के सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन लीगली अलाउड नहीं है।
तो इसका मतलब है कि अब फिर काम ख़त्म, सिस्टम लीगली मुमकिन नहीं है, तो अब आगे काम नहीं चलेगा। जी एवरीबॉडी, Yes, जी sir. अच्छा, लड़कों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ चली गई भाई? जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया? काम कहाँ हो थे गया आप? सर। अरे ये सिस्टम टेक्निकली भी मुमकिन है, लीगली भी मुमकिन है। अब आपके पास, उसने कहा मैं इसका फाइनेंशियल साइड भी देख लूँ। उसने कहा जी सिस्टम बनाने पे जो है पता चला 6 करोड़ का खर्च हो गया। आपने कहा जी वी कैन अफोर्ड 6 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब सिस्टम टेक्निकली भी मुमकिन है, लीगली भी मुमकिन है, फाइनेंशियली भी मुमकिन है। तो अब सिस्टम डिज़ाइन होगा। जैसे मैंने आपसे बताया था बिल्डिंग डिज़ाइन होती है। बिल्डिंग डिज़ाइन होती है किस पे? कागज पे। कागज़ पे। तो सिस्टम भी डिज़ाइन होता है कागज़ पे। सिस्टम की डिज़ाइनिंग भी किस पे होती है? कागज पे। कागज़ पे। ठीक है ना? अब कागज़ पे सिस्टम डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइनिंग में एक पार्ट हमने पढ़ा था, आपको याद है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। कागज़ पे हमने बनाया था ना कि प्रोडक्ट का ब्रांच से क्या रिलेशनशिप है, ब्रांच का कस्टमर से क्या रिलेशनशिप है। गेटिंग? तो Yes, ऐसे sir. सिस्टम की तस्वीरें बनती हैं। अच्छा, वो डिज़ाइन करने के बाद सिस्टम्स एनालिस्ट आपको दिखाएगा जी ये सिस्टम ऐसे बनेगा। आपने हाँ ठीक है मुझे यही चाहिए, आपने कहा नहीं इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। तो सारी की सारी डिज़ाइनिंग में चेंजेस होंगी, और ज़ाहिर है कि डिज़ाइन चूँकि कागज़ पे बना है तो सारी की सारी चेंजेस कागज़ पर हो जाएंगी। वंस यू से ओके ऑल चेंजेस आर एज पर माय नीड्स, और मेरे हिसाब से सिस्टम बिल्कुल सेट है, तो अब सिस्टम की कंस्ट्रक्शन होगी। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने इन्वॉल्व किया था मेसन को, जो ब्लॉक्स लगा लगा के बिल्डिंग खड़ी करता है। यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो मेसन है वो है प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर जो है इंस्ट्रक्शंस लिख लिख के इस सिस्टम को खड़ा करेगा। जी, इज एवरीबॉडी विद मी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो जो पीछे एक Yes, चीज sir. रह गई थी कि प्रोग्रामर और सिस्टम्स एनालिस्ट में क्या करते हैं ये लोग, तो चीज क्लियर हो गई है। सिस्टम्स एनालिस्ट का काम है इंजीनियर की तरह से सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को समझे और उसका डिजाइन बनाए, और प्रोग्रामर का काम मेसन की तरह से है, मेसन ब्लॉक्स लगाता है, ये इंस्ट्रक्शंस लगाता है, और यूं काम हो जाता है। जी, यहाँ तक सब क्लियर है? जी याद Yes, किया। sir. ओके जी, आइए जी एसडीएलसी देखते हैं। अच्छा, एसडीएलसी में बहुत सारे स्टेजेस हैं, लेकिन एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको मैंने पहले लाइन में रिमूव करने की कोशिश की है कि एसडीएलसी या सिस्टम डेवलपमेंट या सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिजाइन includes all the time period from inception till the system is in use. लोग ये समझते हैं कि SDLC स्टार्ट होता है जब आप सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, और जब सिस्टम बन जाता है तो SDLC खत्म। नो, SDLC उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि सिस्टम यूज में है, जब तक आप उसे फेंक ना दें। योर SDLC कंटिन्यूज। डू यू अंडरस्टैंड? जी जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि जी बिल्डिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, बिल्डिंग बनानी शुरू की तो बिल्डिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुरू हुआ, बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, लाइफ साइकिल खत्म हो गया। नो, बिल्डिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि बिल्डिंग यूज में है। जब आप उसे गिरा देंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि अब इसका साइकिल खत्म हो गया। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको आपने क्लियर रखना है। जिस दिन से आपने सिस्टम डेवलपमेंट शुरू की, एसडीएलसी शुरू हो गया, सिस्टम बन गया तो भी एसडीएलसी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब सिस्टम को मेंटेनेंस की जरूरत है। यस नो? सिर्फ एसडीएलसी उस Yes, वक्त sir. खत्म जब आप उसको, उस सिस्टम को डिस्कार्ड कर देंगे, उस सिस्टम को फेंक देंगे। ठीक है जी? क्या क्या स्टेजेस Yes, हैं? sir.
क्या क्या स्टेजेस हैं? 6 स्टेजेस हैं जी, ठीक है। और आप देख रहे हैं हर स्टेज का आउटपुट है, और हर स्टेज का जो आउटपुट है वो अगले स्टेज का इनपुट है। क्या ये बात समझ आती है? हर स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट इनपुट है। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेज है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। सर इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे। इसका आउटपुट है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये क्या चीज़ है ज़रा हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये जो आउटपुट है ये इनपुट है फॉर द नेक्स्ट स्टेज। फीजिबिलिटी स्टडीज के लिए ये इनपुट है। गेटिंग? तो फीजिबिलिटी स्टडीज होंगी बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और फीजिबिलिटी स्टडी का आउटपुट है फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। अच्छा, फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जो कि सेकंड स्टेज का आउटपुट है, ये तीसरे स्टेज सिस्टम्स एनालिसिस का क्या है? क्या है जी? ये इनपुट है। इनपुट वेरी गुड। फिर इसका आउटपुट जो है वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, जो कि इनपुट है सिस्टम डिजाइनिंग का। सिस्टम डिजाइनिंग का आउटपुट है सिस्टम की स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट, जो कि इनपुट है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन का आउटपुट है ऑपरेशनल सिस्टम, और ऑपरेशनल सिस्टम इज इनपुट फॉर द सिस्टम मेंटेनेंस, रिव्यू और ऑडिट, और उसका आउटपुट है इम्प्रूव्ड सिस्टम। जी ज़ाहिर मैंने स्टेजेस और ये आउटपुट अभी एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये तो पूरे 30 पेजेस में फैले में। यहाँ आपने ये चीज़ समझ ली है कि हर स्टेज का आउटपुट है, और दूसरा हर स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के लिए इनपुट है। इनपुट यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर है सर। अच्छा जी, अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्यूरिंग मेंटेनेंस, बिकॉज जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गई बिल्डिंग की, बिल्डिंग खड़ी हो गई, अगले ही लम्हे से उसकी मेंटेनेंस शुरू हो जाती है। यस नो? ठीक है, नई बिल्डिंग है तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेंटेनेंस साइकिल शुरू हो गया। इस मेंटेनेंस साइकिल में हम एक स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, पीर। ठीक, ज़रा ये भी तफसील से आगे आएगा। और इसका आउटपुट होता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू रिपोर्ट। रिपोर्ट ठीक है जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आए, इसका मतलब हमें सिस्टम को जारी रखना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट नेगेटिव आए, जिसका मतलब है कि हम कहें कि सिस्टम को जारी सिस्टम ना नहीं रखें, उसको बंद कर दें। एक्सट्रीम केस है, इसके एग्जांपल्स लेंगे जब हम जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? यस सर। चलें, यस सर। गुड। तो पहला स्टेज हम देखते हैं सिस्टम्स इन्वेस्टिगेशन, और उसका आउटपुट क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? ये लाइनें पढ़ लेते हैं, फिर आई एक्सप्लेन दिस। इट इज द प्रिलिमिनरी स्टडी। अच्छा, प्रिलिमिनरी स्टडी का मतलब इब्तदाई स्टडी है ना? ठीक है, ये एक इब्तदाई स्टडी है। हम मालूम करना चाहते हैं कि किस किस्म का सिस्टम हमें चाहिए। This is very important step, as many misunderstandings here can lead to a system which is less than required, which is less than the required functionality, or very unstable system, very unusable system. आप सेल फोन भी लेने जाते हैं, सेल फोन बिल्डिंग भी बनाने लगते हैं, तो आप पहले देखते हैं ना, एक इनिशियल आइडिया लेते हैं हमें कैसी बिल्डिंग चाहिए। ठीक, अगर आपने इनिशियल आइडिया सही नहीं लिया तो आपका आगे का काम खराब हो जाएगा। इस सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, 6 महीने लगाने जा रहे हैं, 1 साल लगाने जा रहे हैं, इस पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं
कि हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो। तो एक इनिशियल स्टडी होती है और इस स्टडी को हम कहते हैं सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। अगर ये स्टडी सही नहीं हुई तो आपको एक ऐसा सिस्टम मिल सकता है जो आपके लिए यूजफुल ना हो। इसमें हम दो काम करते हैं, दोनों काम भी दिए हुए और दोनों कामों का आउटपुट भी दिया हुआ है। पहला काम हम करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन और उसका आउटपुट होता है प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट। दूसरा होता है आईएस प्लानिंग और आईएस प्लानिंग का आउटपुट होता है मॉडिफाइड प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट and TOR. Let us see the details of all these one by one. पहला काम क्या करते हैं आप सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में? प्रॉब्लम डेफिनेशन। देखिए हम सिस्टम क्यों बनाने लगे हैं? क्या हमारे पास फालतू टाइम है, फालतू पैसा है? नो, सबका टाइम महंगा है, सबके पास बहुत सारे काम है। जी, somebody raise hand. जी, जिन्होंने हाथ उठाया, तो सवाल? ठीक, तो हमारे पास ना टाइम ज़ाया करने के लिए ना पैसा ज़ाया करने के लिए है, तो हम देखते हैं सिस्टम उसी वक्त बनाएंगे जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर नाराज़ हो रहा है। क्यों नाराज़ हो रहा है? वो कह रहा है जी आप स्लो काम करते हैं। ये कस्टमर नाराज़ हो रहा है, क्यों नाराज़ हो रहा है? वो कह रहा है जी आपका तो सिस्टम, आपसे जो हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं उनमें एक्यूरेसी के इशू है। कह रहे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सिस्टम बन रहा होगा और प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। से यहाँ लिखा हुआ भी है कि किसी अक्लमंद आदमी ने कहा था कि अगर प्रॉब्लम समझ आ जाए तो इट इज़ हाफ सॉल्व्ड। प्रॉब्लम अगर मुझे समझ आ जाए तो आधा हल, मसला हल हो गया। क्यों? मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर मुझे प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता तो मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊँ, मैं वहीं खड़ा रहूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम समझें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे एक्यूरेसी के इशू हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास स्पीड के इशू हैं, प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर को हम नई प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये कुछ सवालात हैं जो प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेज पे करते हैं। डू वी हैव अ प्रॉब्लम और एन अपॉर्चुनिटी? क्या हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो कंप्यूटराइजेशन करें वरना ना करें। अच्छा, बाज़ वक़्त कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि एक फ़ायदा नज़र आ रहा है। क्या अगर हम कंप्यूटर को ऑटोमेट कर लेंगे, सिस्टम को बैंक के ऑटोमेट कर लेंगे तो हम ऑनलाइन बैंकिंग भी ऑफर कर सकेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे, इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कंप्यूटराइजेशन करने की, SDLC रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, डू वी हैव अ प्रॉब्लम और एन अपॉर्चुनिटी? यस। तो आप देखिए व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का कॉज क्या है, अपॉर्चुनिटी का कॉज क्या है? प्रॉब्लम का कॉज ये है कि हमारे पास वर्कलोड बढ़ गया है, कस्टमर्स बढ़ गए हैं और अब हम उन्हें क्विकली सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑटोमेशन इज अ गुड थिंग। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जी बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक लोग घरों से नहीं निकल रहे, तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो कस्टमर्स खुश होंगे और हमारे सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करेंगे, दूसरे बैंक्स को छोड़ देंगे वो। जी, बात समझ आ रही है जी? Yes, sir. प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो क्यों है? अच्छा, फिर आप देखिए व्हाट अ न्यू सिस्टम सॉल्व इट। हमने कहा जी कस्टमर का लोड बहुत बढ़ गया है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या नया सिस्टम लगाने से मसला हल हो जाएगा? पता चला नया सिस्टम लगाने से भी मसला हल नहीं होगा, तो आपको नया सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। मैं अगर नया सोल्यूशन पे जा रहा हूँ और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मुझे उस पर जाना नहीं चाहिए। या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और मैंने सोचा सिस्टम लगा लूँ, तो पता चला उस अपॉर्चुनिटी को उस सिस्टम से अवेल नहीं किया जा सकता, तो भी सिस्टम बनाने की, लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है यस प्रॉब्लम है,
आपको उसका कॉज भी पता है और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एक नया सिस्टम से। ठीक, इस प्रॉब्लम के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट में सिस्टम्स हैं। फिर आप देखते हैं कि वो सिस्टम मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो मैं बना भी सकता हूँ और खरीद भी सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। हो सकता है कि एक नया सिस्टम हम बना लें, उससे हमारे कस्टमर के सारे मसले हल हो जाए, लेकिन वो सिस्टम कई करोड़ डॉलर का है, तब ये सिस्टम तो मेरे लिए फिजिबल नहीं है। और मैं देखा फीजिबिलिटी में टेक्निकल मसाइल भी होते हैं, लीगल मसाइल भी होते हैं और फाइनेंशियल साइड भी होती है। तो मैं देखता हूँ कि जो सिस्टम मुझे चाहिए वो है तो सही, बन तो सकता है, लेकिन क्या वो मेरे लिए फीजिबल है या नहीं। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, नहीं, हर इदारे के लिए हर चीज़ फीजिबल नहीं होती। नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, आपको लगा कि हाँ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम का कॉज भी आपको पता चल गया, फिर आपको पहले देखा कि नया सिस्टम से मसला हल भी हो सकता है, और आपने कहा जी वो नया सिस्टम मेरे लिए फीजिबल भी है। तो अब आप बनाएंगे अपनी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट। प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट क्या होती है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी। जी कस्टमर नाराज़ हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कस्टमर शिकायतें कर रहा है, कस्टमर बिजनेस बंद कर रहा है हमारे साथ, ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया सेल फोन ले रहे हैं तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे ना, यार नया सिस्टम में ये वाली, नया सेल फोन में ये फीचर भी हो और ये फीचर भी हो और ये फीचर भी हो। यस ना? Yes, sir. तो इसी तरह से सिस्टम जो आप बनाने लगे हैं, तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना ली है और कुछ रिक्वायरमेंट्स भी, कि यार अगर सिस्टम में ये चीज़ भी हो, ये चीज़ भी हो तो अच्छी बात है। अच्छा, अब प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट में आमतौर से क्या क्या चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके करंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जी कस्टमर नाराज़ हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, हमारा एम्प्लॉय ओवरबर्डन है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने लिख लिए। रिक्वायरमेंट्स में आप दोनों रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ये Future. सिस्टम जो मैं बना रहा हूँ 5 करोड़ रुपए का सिस्टम बन रहा है, ये अगले 2 दिन के लिए नहीं बन रहा है, ये बन रहा है अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। यस नो? और 10 साल में बिजनेस के हवाले से, कस्टमर के हवाले से, रेगुलेटर के हवाले से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, तो मुझे उनको आज ही एड्रेस कर लेना है। ठीक, तो रिक्वायरमेंट्स में मैंने देख लिया कि किस किस्म का सिस्टम चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या बैच चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन और बैच समझने का आसान तरीका ये है, जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसमें जैसे इनपुट डालें वैसे आउटपुट आ जाता है। जैसे आजकल आप बैंक्स में जाते हैं, जैसे ही आप पैसे डालते हैं आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है, जैसे आप एटीएम पे जाते हैं, पैसे डिडक्ट करते हैं या पैसे निकालते हैं, आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है। आप जैसे स्टोर पे जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है। आप एयरलाइन में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है। बैच में अकाउंट फ़ौरन अपडेट नहीं होता, इस पर टाइम लगता है। जैसे बिजली वाले हैं, बिजली वाले क्या करते हैं, वो पहले सबका डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसे इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर अकाउंट अपडेट होता है कि इनका इतना बिल हो गया, इनका इतना बिल हो गया और इनका इतना बिल हो गया। जी एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, एग्जाम sir. का सिस्टम, एग्जाम का सिस्टम भी बैच होता है कि पूरा इस बार जितने लोग अपीयर हुए हैं सबका पहले डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसे इनपुट करेंगे, फिर उसे प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे एक बंदा आता है आपको उसी वक्त डेटा डाल के उसको प्रोसेस करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें आप बैच नहीं बनाते, लोगों को जमा नहीं करते। ठीक, तो आप देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या ऑनलाइन है, बैच है, सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज। और ये बात हम कर चुके हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा कि इनपुट बहुत सारी जगहों से होगा लेकिन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एक ही जगह पे होगी, जबकि डिसेंट्रलाइज में अलग अलग जगहों पर से इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो रहा होगा। और ये पीछे जितना हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया है चीज़ें, वो यहाँ पर मर्ज हो रही हैं, तो बी वेरी केयरफुल। अच्छा, फिर रिस्पॉन्स टाइम, कितना तेज आउटपुट चाहिए हमें सिस्टम से। लेकिन फॉर एग्जांपल
अच्छा रिस्पॉन्स टाइम जो ना 3 to 5 सेकेंड्स होता है। आप एटीएम पे गए, आप किसी बैंक में गए, आप किसी एयरलाइन में गए, उसे जैसे ही इनपुट किया तो 3 से 5 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। ये कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है बिजनेस के हवाले से। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर ये एक कोई नेशनल डिफेंस का सिस्टम है जिसने मिसाइल को डिटेक्ट करना है, तो वहाँ 3 से 5 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है या बुरा है? जी, नो रिस्पॉन्स। ये बताएं कि आप एक स्टोर पे जाते हैं, एक बैंक में जाते हैं, चलो आसान एग्जांपल, बैंक में जाके आपने कहा जी मेरा अकाउंट नंबर ये है, और 10 मिनट के बाद से कहा अच्छा हाँ आपकी तफसीलात स्क्रीन पर आ गई हैं। अच्छी बात है बुरी बात है? पूरी बात है, 10 मिनट उसने एक ही काम को लगा दिए। हाँ, लेकिन सिस्टम स्लो था ना, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम ये जी। था। तो हम चाहेंगे रिस्पॉन्स टाइम जो है क्विक हो। तो मैंने आपसे कहा रिस्पॉन्स टाइम 3 से 5 सेकंड का अच्छा रिस्पॉन्स टाइम होता है कि जैसे ही जी। आपने कुछ इनपुट किया फौरी तौर पर आउटपुट आ जाए। बहरहाल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने कहा नहीं कि रिस्पॉन्स टाइम मुझे 3 नहीं 1 सेकंड का चाहिए, तो आप बता दें। आउटपुट क्वालिटी, कितनी रिपोर्ट्स चाहिए, किस किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट कब कब चाहिए, फिर वॉल्यूम ऑफ डेटा टू प्रोसेस एंड स्टोर। कितना डेटा आएगा आपके पास डेली, वीकली, मंथली, आज, और यकीनन आज कम आएगा, कल ज्यादा होगा, और 5 साल बाद और ज्यादा होगा। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने अपनी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट में डाल दी है। अच्छा, हम फर्स्ट कर लेते हैं आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो आपने अपनी एक प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट बना ली है। इज एवरीबॉडी विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। अच्छा, अगली जो चीज होती है वो होती है आईएस प्लानिंग। आईएस प्लानिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग, एक अच्छी सी लाइन लिखी है हमने, आईएस प्लानिंग एंड बिजनेस प्लानिंग हैव बिकम सिनोनिमस। आज आप आईएस प्लानिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग करें या बिजनेस प्लानिंग करें, एक ही बात है। क्यों? लेकिन मैं अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, ज़्यादा कस्टमर लाने हैं, कस्टमर्स को क्विक सर्विस देनी है, उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी है। तो ये अगर मेरा बिजनेस प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अगर आप बिजनेस प्लान बनाएंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू होगी? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। इसका मतलब है अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। जी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो यही लिखा हुआ कि आईएस प्लानिंग एंड बिजनेस प्लानिंग हैव बिकम सिनोनिमस एज एवरी बिजनेस प्लान इज नाउ सपोर्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू सम आईएस। तो यहाँ पर आपने बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना है कि कैसे मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करूंगा कंपैटिटिव एडवांटेज के लिए। अच्छा, कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है? आई एम श्योर सब लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आप लोगों को आइडिया है क्या होता है जी? कंपेटिटर से अच्छा। हाँ, कंपैटिटिव एडवांटेज एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर के जहन में होती है। ये कस्टमर ये समझता है कि जो चीज़ मुझे सप्लायर ए से मिल रही है वो चीज़ इस कीमत में मुझे सप्लायर किसी और से नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब है कि सप्लायर ए हैज़ कंपैटिटिव एडवांटेज। एक मिनट दीजिएगा जरा, कॉल है।
ठीक ठीक। ओके। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो कमिंग बैक, तो कंपैरेटिव एडवांटेज कस्टमर के जहन में होता है कि जी यहाँ से जो चीज़ उन्हें मिल रही हो कहीं और से इस कीमत में नहीं मिल सकती। तो आप चाहते हैं, सर आप सिस्टम बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट लाएं, ऐसी सर्विस लाएं कि जो कोई और ऑफर ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये यूँ आप जो है बिल भी पे कर लें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने लगे हैं तो आप सोचें कि हम कैसे सिस्टम को इस्तेमाल करें ताकि कंपैरेटिव एडवांटेज लें और नई नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाएं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने हाईलाइट किया है कि आईएस प्लानिंग जब आप करते हैं तो ये डिपार्टमेंटल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? Yes. मींस ये जो सिस्टम बन रहा है इससे सिर्फ इस डिपार्टमेंट को फायदा नहीं होना चाहिए, इससे पूरे Whole organization. इदारे का फायदा। Organization. ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना चाहिए। यानी आपने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बेनिफिट को नहीं देखना सिस्टम बनाते हुए, आपने पूरे इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन। जी। और इसी से अब आपको ख्याल आएगा, पीछे में एक टॉपिक पढ़ा था नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, गहरे तो यस यहाँ पर सर। सिस्टम बनाते Yes, हुए sir. हम बाकी सबका भी ख्याल रखेंगे ताकि जब उनके सिस्टम्स बने तो हमारे सिस्टम से आसानी से Integrate. इंटीग्रेट हो जाए। जी, चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं। Yes, sir. और यही वो चीज़ है जो मैं लेक्चर के शुरू में भी कह रहा था कि क्वेश्चंस थोड़ी देर से हम करेंगे क्योंकि चीज़ें आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आईएएस प्लानिंग करता कौन है? तो इसके लिए आपके पास इदारे में एक कमेटी होती है, दैट इज कॉल्ड एमआईएस स्टीयरिंग कमेटी, या उसे स्टीयरिंग कमेटी कह लें या आईएएस कमेटी भी कह सकते हैं आप, कई नाम है। अच्छा, ये एक हाई लेवल कमेटी होती है। हाई लेवल कमेटी क्यों है? क्योंकि ये पूरे के पूरे स्टीयरिंग कमेटी है। स्टीयरिंग का मतलब है कि ये डायरेक्शन देती है। स्टीयरिंग का मतलब है कि ये डायरेक्शन देती है। ठीक, तो डायरेक्शन देती है कि हम सिस्टम बनाएं नहीं बनाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। इसका काम क्या है ये पहले यहाँ से पढ़ें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। It receives, screens, evaluates and approves IS development project. तो जितने भी सिस्टम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ना वो इन्हीं के पास आते हैं। ये उन्हें चेक करते हैं और फिर अप्रूव करते हैं कि हाँ ये हम बनाएंगे, ये हम नहीं बनाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, फिर जो सिस्टम बनेगा उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी यही करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक हाई लेवल कमेटी है, मैंने कहा था। अभी मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। इसमें कौन कौन होता है? हाई लेवल कमेटी है तो इसमें सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे और आईटी का हेड भी होगा। ठीक है, और आम तौर से इसका जो कमेटी का हेड होगा वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा होगा, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जी, तो आपको समझ आ गया कि ये एक हाई लेवल कमेटी है। Yes, sir. ठीक है, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और बोर्ड का बंदा है। अच्छा, जितने भी आईएएस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने अपनी सारी की सारी आईएएस प्लानिंग की कि कैसे हम कंप्यूटर सिस्टम बनाएं और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने अपना एक प्रपोजल बनाया। अच्छा, मार्केटिंग वाले भी चाह रहे हैं हमारी भी कंप्यूटराइजेशन हो जाए, तो उन्होंने भी अपना एक प्रपोजल बनाया। प्रोडक्शन वाले चाह रहे हैं हमारे भी कंप्यूटराइजेशन हो जाए, तो उन्होंने भी अपना एक प्रपोजल बनाया। ये तीनों प्रपोजल्स कहाँ आएंगे? स्टीयरिंग कमेटी के पास। एवरीवन? Yes, sir.
Yes, sir. अच्छा, ये स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी? उन प्रपोजल को रिसीव करेगी, चेक करेगी, इवैल्यूएट करेगी और अप्रूव करेगी। और उन्हें लगा इन तीन में से सबसे ज्यादा अहम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा अहम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो वो अब क्या करेंगे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कंप्यूटराइजेशन का गो हेड देंगे। जी बात समझ आ गई? Yes, sir. सर अच्छा जी बोले। सर ये वापस रिपीट कर दें। तीन प्रपोजल आए कमेटी के पास, ये बात समझ आई आपको? अकाउंट्स Yes, डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का। अब वो इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है, कौन सी कंप्यूटराइजेशन इदारे के लिए बेहतरीन है, और जो उन्हें लगेगा बेहतरीन है उसको अप्रूव कर देंगे कि ठीक है यार पहले अकाउंट्स कर लेते हैं, फिर प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग। ठीक है जी? ओके सर। अच्छा जी, अब उन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अप्रूव कर दिया कि ठीक है आपकी कंप्यूटराइजेशन कर देते हैं। अच्छा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपनी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट आया होगा, हर डिपार्टमेंट ने दी होगी कि हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। यस सर? यस सर। अच्छा, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट है ना वो मॉडिफाई होगी। क्यों मॉडिफाई होगी? बिकॉज अकाउंट्स वालों ने जो प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाई थी, ये बनाई थी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। यस ना? यस सर। लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम बने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन बाकी किसी डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम ना हो, और उनकी जो No. रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं वो हम कर लें। तो यही लिखा है हमने यहाँ पर, मॉडिफाइज प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट टू इंक्लूड अदर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्स। यस नो? ठीक। यस सर। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट लिस्ट को मॉडिफाई करेंगे और उसमें सारे लोगों के कंसर्न्स शामिल कर देंगे। ठीक। अच्छा, फिर दूसरा काम वो करते हैं, वो बनाते हैं फीजिबिलिटी स्टडी टीम। जो सिस्टम की फीजिबिलिटी, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि सिस्टम टेक्निकली मुमकिन है, लीगली मुमकिन है, इस चीज को चेक करने के लिए बनेगी एक फीजिबिलिटी स्टडी टीम। क्या ये बात समझ आती है जी? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, इस टीम में कौन लोग होंगे? इसमें एक कम से कम एक टेक्निकल आदमी हो, सिस्टम्स एनालिस्ट। दो भी हो सकते हैं अगर बहुत बड़ा सिस्टम बन रहा है, तीन भी हो सकते हैं। अच्छा, ये सिस्टम एनालिस्ट जो है, ये टेक्निकल आदमी हो सकता है कंपनी का अपना हो, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास आईटी डिपार्टमेंट है, कई सिस्टम्स एनालिस्ट। और ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर सिस्टम्स एनालिस्ट नहीं है तो आप बंदा बाहर से ले सकते हैं। जी ये बात समझ आती है? यस सर। Yes, दूसरा आप sir. लेंगे, दूसरा आप लेंगे यूजर डिपार्टमेंट से। यूजर डिपार्टमेंट से आप दो तीन लोग लेंगे, यानी हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से दो तीन लोग हम लेंगे। ठीक है। और तीसरा हम लेंगे एक दो सीनियर लोगों को। क्यों एक दो सीनियर लोगों को लेंगे फीजिबिलिटी स्टडी टीम में? बिकॉज जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग लिए ना हमने, वो कोशिश करेंगे सिस्टम ऐसा बने जिससे फायदा हो अकाउंट्स को। तो ये सीनियर लोगों को इन्वॉल्व करने का फायदा ये होगा कि ये देखेंगे, इन्हें पूरे इदारे का पता है, ये देखेंगे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सिस्टम बन रहा है, अकाउंट्स को फायदा हो और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी फायदा हो और किसी का कोई नुकसान ना हो। नो। जी ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा, उसके बाद फिर बनाएंगे एक वो TOR। TOR का जिक्र आया था, अभी हम देख लेते हैं। TOR क्या होता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये होता है प्रोजेक्ट का स्कोप या प्रोजेक्ट का चार्टर। इसमें हम बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में, इस फीजिबिलिटी स्टडी में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि जाके फीजिबिलिटी स्टडी करो तो आप बोलेंगे ना सर आप मुझे बता दें कि क्या क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा आपने A करना है, B करना है, C करना है, D करना है। ये होगा आपका TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यस नो? यस Sir, सर। दोबारा बता दीजिए।
जब मैंने एक टीम बना दी है तो उस टीम को कोई काम दूंगा ना कि तुमने क्या किस चीज़ की फीजिबिलिटी करनी है, कैसे फीजिबिलिटी करनी है, किस तारीख तक करनी है, ठीक। तो ये जो मैं बताऊंगा दिस इज कॉल्ड TOR, और इसकी तफसीलात अभी आगे आ रही हैं, सारे के सारे TOR मैं आपको दिखाता हूँ। जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, थोड़ा सा आप लोग भी एक ब्रेक ले लें, आई हैव टू मेक अटेंड एन इंटरनेशनल कॉल, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक हम ले लेते हैं, ठीक। सी यू आफ्टर Okay, 5 sir. मिनट। नहीं हुआ है क्या? अच्छा इधर आओ, जरा ये बताओ यूपीएस का कौन सा Same issue. है? Negative.
चलो जी, everybody's back. जी, everybody's back. Yes, Yes, sir. sir. चलो, great. ये क्या हो रहा था? आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बार बार, क्या है? बार बार लोगों को और बिजली के इश्यूज हैं या नेट के इश्यूज हैं? सर ये ब्रेक की इश्यूज है सर। मतलब 2 मिनट के ब्रेक में भी यू गेट डिस्कनेक्टेड। बस सर देख लें। चलो सर, जबरदस्त। कहाँ चला गया भाई? क्यों नहीं आ रहा? ये डॉक्यूमेंट आपके पास आगे डॉक्यूमेंट? जी सर हो रही है Yes, sir. स्क्रीन शेयरिंग। ओके जी, अब मैंने टीम बना ली है। अब टीम को मैंने काम देना है, तो आमतौर से फीजिबिलिटी स्टडी टीम को हम काम देते हैं, उसमें ये चीज़ें होती हैं। वेरी कर सकता है, लेकिन आमतौर से ये चीज़ें होती हैं। आई रिपीट, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा टीम, पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, अच्छा एग्जिस्टिंग सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है, तो उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि इसमें कैसे काम हो रहा है और उस पर क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है। दूसरा काम फीजिबिलिटी स्टडी टीम आपने ये करना है, क्या बताएं कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। तीसरा काम टीम आपने ये करना है कि देखिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से पूरी हो सकती हैं या नहीं, क्योंकि अगर हो सकती है तो हम क्यों बनाएं सिस्टम, और नहीं हो सकती तो हम बनाएंगे। तीसरा, फिर चौथा ये कि क्या हमें कोई और सिस्टम चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट्स इस सिस्टम से पूरी नहीं हो सकती तो क्या और सिस्टम चाहिए, ये बताओ। ये भी मालूम करके बताओ कि जो नया सिस्टम लाएंगे फिर उसके अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और अगर कोई सिस्टम मार्केट में है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो तो रेकमेंड भी कर दो। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसकी बजटिंग करके बता दो कि उसमें कितना खर्चा वर्चा आ रहा है। ठीक है। और नया सिस्टम जो हमने बनाना है, लगाना है, उसका भी बजट बनाओ, डिजाइनिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, ऑपरेशन का, कि पुराने सिस्टम के बजट को नया सिस्टम से कंपेयर करके बताओ। ठीक है। और फीजिबिलिटी स्टडी टीम आपने एक ड्राफ्ट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन भी बनाना है, कितने अरसे में सिस्टम हम खरीद लेंगे, बना लेंगे, इसका एक ड्राफ्ट, फाइनल नहीं, ड्राफ्ट प्लान बनाना है। और ये भी बताओ कि नया सिस्टम से जो फायदे हमें हम सोच रहे हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमें ये भी बताओ कि इस सिस्टम को बनाने में हमें किस किस मैनेजर की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये भी बताओ कि काम कितने अरसे में हो जाएगा। तो ये 12-13 चीज़ें आमतौर से TOR में होती हैं। तो मैंने ये फीजिबिलिटी स्टडी टीम को दे दिया कि तुमने 13 काम करने हैं। जी, यहाँ तक चीज़ क्लियर है? Yes, sir. जी सर क्लियर है। अच्छा, अब वो 13 काम करेंगे तो उसके लिए एक्चुअली दे विल बी वर्किंग अंडर द हेडिंग ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज। तो फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे तो ये 13 के 13 काम हो जाएंगे। Yes, sir. तो फीजिबिलिटी स्टडीज में क्या होता है? अच्छा, इसका आउटपुट क्या है फीजिबिलिटी स्टडी का? फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। इन फीजिबिलिटी स्टडी वी एस्टैब्लिश, इन फीजिबिलिटी स्टडी we establish what type of system is feasible, किस किस्म का सिस्टम feasible है,
हमारी यूज़र की नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, और उसके लिए हमें किस किस्म के रिसोर्सेज चाहिए, क्या हमारा कॉस्ट बेनिफिट होगा, ठीक है। ये बेसिकली हम यहाँ पर करते हैं, ठीक। हम भी देखते हैं कि किस किस्म का सिस्टम चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक, क्या कॉस्ट बेनिफिट है, तो ये हम करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज। तो यहाँ पर हम ये 7 फीजिबिलिटी स्टडीज करेंगे। जब ये 7 फीजिबिलिटीज करेंगे हम, तो जो 13 चीजें ऊपर हमने बताई हैं वो आंसर हो जाएंगी। इज एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। जी, आई रिपीट, क्योंकि आखिर में जाके कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको पहले बता दूं, ये 7 चीजें करेंगे तो हमें जो ऊपर 13 चीजें करनी है उनका जवाब मिल जाएगा। एवरीवन? Yes, sir. चलें पहले हम करते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी में हम सारी टेक्निकल चीजें देखते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग टेक्निकल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि जो भी हम बैंक का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, एयरलाइन का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, या ICMP का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, वो टेक्निकली उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए जो नेटवर्क चाहिए, उसके लिए जो डेटाबेस चाहिए, उसके लिए जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें अवेलेबल हैं या नहीं। क्योंकि मैं एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, या आज अवेलेबल हो और कल अवेलेबल ना हो, तो ये सिस्टम भी टेक्निकली फीजिबल नहीं है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जब भी हम फीजिबिलिटी करते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम 1-2 महीनों के लिए नहीं बनता, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, सालों की मेहनत होती है। तो हम चाहते हैं सिस्टम, अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल जो नेशनल डेटाबेस का सिस्टम है, कई साल लगे, अरबों रुपए लगे, तो आप चाहेंगे कि सिस्टम अगले 10, 15, 20 साल तक आपके काम आए, यस नो? तो उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी हमने की होगी, एक एक चीज देखी होगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी आज कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे पास, हमारे बैंक में, फ्यूचर में कितने होंगे, कितने रिकॉर्ड्स आज हैं, फ्यूचर में कितने होंगे, कितने यूजर्स आज हैं, फ्यूचर में कितने होंगे, रिस्पॉन्स टाइम हमें क्या चाहिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ क्या है। अगर ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हैंडल कर सकती है तो ये सिस्टम टेक्निकली फीजिबल है, और अगर ये हैंडल नहीं कर सकती है तो सिस्टम टेक्निकली फीजिबल नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. ग्रेट। अच्छा, फर्ज कर देंगे सिस्टम टेक्निकली फीजिबल है, तो फिर हम जाएंगे इकोनॉमिक फीजिबिलिटी पे। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि सिस्टम पे जितना भी खर्चा हो रहा है हमें उससे ज्यादा फायदा होना चाहिए ना। अगर 10 रुपए खर्च हो रहे हैं तो कम से कम 20 रुपए का फायदा हो ना। ये नहीं सिस्टम बनाया हमने, इस पे 100 रुपए खर्च किया और फायदा हमें 50 रुपए का हो रहा है, ठीक है। अब उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक है कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, इन्हें हम देख लेते हैं अभी। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बड़ा आसान सा तरीका है। हम देखते हैं कि यार क्या कॉस्ट आ रही है सिस्टम पे और क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। अच्छा, कॉस्ट जो है वो 2 किस्म की होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है और एक इम्प्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि वो ओपन है, डायरेक्ट है, आपको नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, लोगों की कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वाज़ेह कॉस्ट है, हर एक को नजर आ रही है। लेकिन कुछ होती है छुपी हुई कॉस्ट जो आपको नजर नहीं आती, और इसीलिए आमतौर से उसे हम शामिल नहीं करते, और बाद में जब सामने आती है तो फिर हम सर पीटते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सर पीटने से पहले ही आप इसको कंसिडर कर लें। तो फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आई एम श्योर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो सबको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यस ना?
जी जी हाँ, सर, मुर्शीद, पता है क्या? मैं जी थोड़ा जी सा पता है सर। जरा सबको बता दें। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सबको बता दें। सर हमने एफसीएम में पढ़ी अपॉर्चुनिटी कास्ट की, एक सर ने एग्जांपल दी थी एफसीएम में के उसमें के अगर आपको आईसीएम में रिकमेंड करता है कि 5,000 रुपये आप दे दें हमें पर होर के हिसाब से, और उसी की तरह अगर आपको कहीं और से 3,000 रुपये मिलते तो आपको अपॉर्चुनिटी आप चाहे जो उनसे मर्जी ले लें। और सर अपॉर्चुनिटी इन कॉस्ट डिटेल। जी मतलब एक ऑप्शन पे अगर जाते हैं आप, तो दूसरे ऑप्शन को जब छोड़ते हैं तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही ना सर, एक है, एक ठीक ही है, छोड़नी है तो दूसरे के लेनी है, वही अपॉर्चुनिटी होगी ना सर। मैं एग्जांपल दिया आपको। बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट होती है लेकिन आमतौर से हमें नजर नहीं आती। फिर एक कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आखिर में। आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि पुराने सिस्टम से सारा का सारा डेटा शिफ्ट करना नया सिस्टम में, ये कन्वर्जन कहलाता है। इसकी भी कॉस्ट होती है और ये हम आमतौर से शामिल नहीं करते, तो इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि सारी कॉस्ट को आप देख लें। जी बात समझ आ गई? एवरीवन? जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा फिर बेनिफिट्स को हम देखते हैं। अब बेनिफिट्स दो किस्म के होते हैं। अगेन बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें हम टेंजिबल भी कह सकते हैं। टेंजिबल का मतलब है कि वो इजीली क्वांटिफाइबल होते हैं, और इनडायरेक्ट या इनटेंजिबल इनको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। हमने कहा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट्स ये हैं कि आपका स्टाफ कम हो गया, पहले 10 लोग थे, अब 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की कॉस्ट बच रही है। 2 मिनट में, बल्कि 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगी। जगह बच गई आपके पास, पहले ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा जगह चाहिए थी, अब जगह कम चाहिए, रेंटल कम हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई, सेल्स बढ़ गई, स्टॉक कंट्रोल बेहतर हो गया। या जो पुराना इक्विपमेंट था वो हमने बेच दिया, उसके 10-15 हज़ार 20 हज़ार आ गए। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। फॉर एग्जांपल, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई, कस्टमर सर्विस अच्छी हो गई, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है ये असेस करना ज़रा मुश्किल होता है। आपका मोरल बेहतर हो गया, आपकी गुडविल बेहतर हो गई है ना। अच्छा, एक और तरीका है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स। तो ये ज़रा टेक्निकल मेथड है, और बीइंग अकाउंटेंट्स आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हर कोई इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकता। एक ऑप्शन है पे बैक पीरियड, एक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जी अकाउंटेंट्स, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी? जी सर, इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, और थोड़ी थोड़ी जो पढ़ी हैं वो तो सर अब भूल भल गई हैं सर, अब आगे इंशाल्लाह अच्छा, वेरी पढ़ेंगे। गुड। यस सर, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हमने इकोनॉमिक्स में। अच्छा माशाल्लाह, चलो ठीक है, हम देख लेते हैं हल्का फुल्का। सर इन भाई से सर देखिए, हमें भी समझा दे थोड़ा सा। सॉरी। मैं क्या सर फिर इनसे थोड़ा सा बता देंगे सर, ये हाँ क्योंकि ये हाँ, मैं चीज़ें बता रहा रिन्यू हूँ, कर दें सर। बता रहा हूँ। देखिए, ये कुछ डेटा है हमारे पास। दो ऑप्शंस हैं, मैं सिस्टम बना रहा हूँ। तो ऑप्शन ये है कि मैं सिस्टम P पे जाऊँ या सिस्टम Q पे जाऊँ, दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, मजे की बात है, दोनों पे इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो लाख रुपए की हो रही है। अच्छा, अगर मैं सिस्टम P लगाता हूँ तो मेरे पास पहले साल जो रिटर्न आ रहा है वो है 50,000, दूसरे साल 50,000, फिर 20,000, 20,000 और 20,000, और कुल मेरे पास रिटर्न आ रहा है कितना? 160। लग रहे हैं 1 लाख और रिटर्न आ रहा है कितना? 160। 60,000 का फायदा नजर आ रहा है। ठीक है। जो दूसरा सिस्टम है उसमें आपके पास भी लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन उसमें 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 5 साल तक आ रहे हैं, तो 2 लाख का रिटर्न आ रहा है। तो लग रहा है 1 लाख और आ रहे हैं 2 लाख। जी बात समझ आ रही है? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है। क्या है?
ये बस अभी बाहर जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये करे ये बाहर जाएगा। सीरियस टॉपिक हो रही है सर, इसलिए चल लोग गधे होते हैं ना, वो गधे ही रहते हैं, बताते हैं कि जी हम ना सिर्फ हम गधे हैं बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही गधे हैं। सर कह रही हूँ। चले अभी इंशाल्लाह ही जाएगा बाहर। खैर, तो ये हमने देखा। अच्छा, पे बैक पीरियड में क्या होता है? पे बैक पीरियड में हम ये देखते हैं कि हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं जिसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाए। तो आप देखें, सिस्टम पी और सिस्टम क्यू दोनों का खर्चा तो एक ही हो रहा है, लेकिन जल्दी रिकवरी किस में हो रही है? मेरे पैसे 1 लाख रुपए किस ऑप्शन में जल्दी रिकवर हो रहा है? पी में 2 साल में लाख रुपए आ रहा है, जबकि क्यू के अंदर 2.5 साल में आ रहे हैं। यस नो? जी सर। तो अगर हमारी Yes, sir. कंपनी की पॉलिसी है कि हम पे बैक पीरियड पे जाते हैं तो हम ऑप्शन पी पे जाएंगे, ठीक है? लेकिन सर एक बात है सर, लेकिन प्रॉफिट भी तो सेम हो रहा है ना 3 सालों में। देखिए 120 एक पे भी आ रहा है, दूसरे पे भी 120 आ रहा है। क्या हो रहा है? 3 सालों में जो हमें पे बैक आ रहा है वो इक्वल ही है, 1,20,000 दोनों से। वो ठीक है, पीसीबी लेकिन और क्यूसीबी बात ये है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस में रिकवर हो रही है पहले? वो तो पी में हो रही है। हाँ, बस उसी को देखते हैं हम, ठीक है, उस ठीक है। ऑप्शन को। ठीक। अच्छा, अगर आप ARR के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे किस में रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न किस में ज्यादा आ रहा है, पी में या क्यू में? क्यों मैं? क्यू में आ रहा है। तो अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आप ARR पे जाएं तो आप फिर ऑप्शन क्यू को चूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपके पास 2 तरीके हैं, एक आपके पास NPV है और एक IRR है। अच्छा, NPV के लिए फिर आपको फॉर्मूला चाहिए होगा। आई एम श्योर पीपल अंडरस्टैंड देयर इज आपके पास देयर इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको पता है। आज जो 100 रुपए हैं वो कल 100 रुपए नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो ऑप्शन पी और क्यू से इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाली हैं। अच्छा, मैंने एग्जैक्ट फार्मूला यूज नहीं किया। आई एम श्योर आप लोगों ने एग्जैक्ट फार्मूला देखा होगा 1/1 + r⁴n। वो मैंने यूज नहीं किया। मैंने रफली जो है ये कहा है कि जो 1 साल बाद 50,000 आ रहे हैं उसकी आज वैल्यू है 44,000। जी, ये बात समझ आ रही? इसके पूरा एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन से होता है। हमने उसे कैलकुलेशन से नहीं किया, मैंने रफली यहाँ पर लिखा है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। 2 साल के बाद जो 50,000 आ रहे हैं उसकी आज वैल्यू है 40,000। 3 साल के बाद जो 20,000 आ रहे हैं उसकी वैल्यू है 14,000। 4 साल के बाद जो 20,000 आ रहे हैं उसकी वैल्यू है 12,000। और 5 साल का जो 20,000 आ रहे हैं उसकी वैल्यू है 10,000। तो ये कुल बना 1,20,000। तो एक्चुअली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है पी की, लाख लग रहे थे और 1,20 आ रहे हैं, 20,000 पॉजिटिव। यस यस नो? ठीक है सर ये जो फाइंड करना है सर ये हमने पेपर में फाइंड करना है कि बस इतना से समझने के लिए? से अगेन सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अभी बताया है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला हमने पेपर में भी यूज करना है कि ना सिर्फ ना यहीं पे ना एक ना सिर्फ ना 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 मैंने इसलिए वो फॉर्मूला से कर किया भी नहीं, सिंपल इसलिए लिख यानी दिया कि कि सिर्फ ये समझने के लिए? आपको हाँ समझने के लिए चाहिए चीज, ठीक है। ठीक होगा। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं तो आपके पास 1,60 का रिटर्न लगता है। अगर आप उसको कंसिडर करते हैं तो 1,20 का रिटर्न आ रहा है। बट एनीवेज, तो हमने देखा 1 लाख रुपए लग रहा है और 1,20 आ रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो पॉजिटिव है। कह रहे? अच्छा, इसी तरह से हमने क्यू को देखा। क्यू के अंदर जो 40 आ रहे थे उसकी आज वैल्यू 35 है, फिर 40 जो आ रहे हैं, फिर 30 है। इसका भी एनपीवी जो है 25 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यस नो? तो आप उसको चूज करते हैं जिसका एनपीवी पॉजिटिव हो। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उसको चूज करेंगे जिसका ज्यादा हो। जी, ये बात समझ आती है जी? दोनों में एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें 20,000 है, इसमें
25,000 जो ज़्यादा उसको चूज करना है। IRR का आसान तरीका सिर्फ समझने के लिए आपके लिए है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ NPV 0 होता है, ठीक, जहाँ NPV 0 होता है, दैट इज कॉल्ड IRR। और ज़ाहिर है इसमें आपको कुछ और कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न। और ज़ाहिर है सर जब जीरो होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होता है, इसके अंदर प्रॉफिट यकीनन होता है। अब वो थोड़ी सी अकाउंटिंग की डिटेल्स है तो वी वुड अवॉइड, लेकिन ये आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप यूँ समझें कि ये आप वो NPV अगर यूज़ करेंगे, सॉरी IRR को यूज़ करेंगे, दिस इज अ पॉइंट वेयर NPV इज 0, ठीक है। और ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग इसलिए दे रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें तफसील से पढ़ी रहनी है अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर जब आप सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे होंगे और ये कॉन्सेप्ट जब आएगा कि आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस पे जाना है, तो ज़ाहिर है फिर आपकी अकाउंटिंग खुद ही जाग जाएगी और आप सही मायनों में अकाउंटिंग करके चीज़ों को देख लेंगे। जी, बात समझ आती है? जी यहाँ आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है और ये कोई एग्जामिनेबल चीज़ भी नहीं है। जी एवरीवन, थैंक यू। यस जी ओके। सर, ठीक हो गया। अच्छा, सोशल फीजिबिलिटी, अब आपने सोशल फीजिबिलिटी करनी है क्योंकि जब सिस्टम आएगा तो आपके लोगों पे भी फर्क पड़ेगा ना। बस सिस्टम आया और लोग जो है नाराज हो गए तो मसला होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा सिस्टम आएगा तो आपको लोगों अपनी पर्सनल पॉलिसीज में चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी चेंज कर दी कि अब जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसको हम हायर नहीं करेंगे, ठीक। तो अब क्या इतना आसान है क्या अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लें? या फॉर एग्जांपल जॉब स्पेसिफिकेशंस चेंज करने पड़ेंगे आपको कि ठीक है अब हर बंदा कंप्यूटर यूज़ करेगा, हमें उनकी JDs को अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें स्किल रिक्वायरमेंट को अपडेट करना पड़ेगा कि अब जिसको भी हायर करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमें ये भी चेक करना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पता चला सिस्टम आने से लोगों का मोटिवेशन डाउन हो गया, हो सकता है कि लोग मुजाहरे करने शुरू हो जाएं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, स्ट्राइक्स हो जाएं, मसले हो जाएं, ठीक है। और फिर कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम भी आएगा तो हो सकता है कि सब लोगों का डेटा पे चल लोगों के पास चला जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ों को आपने देखना है कि लोगों के लिए ये सिस्टम एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, इस सिस्टम से लोगों पे क्या असर पड़ेगा, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर लोग रेडी नहीं हैं तो फिर यकीनन ये सिस्टम हमारे लिए फीजिबल नहीं है, सोशली फीजिबल नहीं है। जी, ये बात समझ आती है? जी ठीक हो गया सर। चलें, फिर हम देखते हैं लीगल फीजिबिलिटी। तो लीगल फीजिबिलिटी में ज़रा हमने यही देखना है कि जो सिस्टम बन रहा है, कोई भी सिस्टम जो है वो लॉ के खिलाफ तो नहीं बन सकता ना। आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई रेगुलेटर होगा। बैंक है तो बैंक का रेगुलेटर है, स्टेट बैंक है। हर बैंक ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 को फॉलो करना है। हर कंपनी जो बन रही हो उसमें कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो करना है। तो आपको ये देखना है कि जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, रेगुलेटर की सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर सिस्टम तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता तो फिर ये सिस्टम लीगली फीजिबल नहीं है और हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज हमने बना लिया, इसको ऑपरेट किया और पता चला कि अब ये रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं बंद पूरी कर रहा, रेगुलेटर तो आके इसको बंद करवा देगा, इदारा बंद करवा देगा एक्चुअली वो। जी, क्या ये बात समझ आती है? यस सर। यस नो? यस सर। यस सर। अच्छा, मेरा ख्याल है इसको अब यहाँ तक रखें।
Yes, sir. खासी बातें हो गई हैं, so let's keep it up to here. फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल यहीं से, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करके आगे चलेंगे, ठीक? इंशाल्लाह। ठीक, चलें, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर। पास मोबाइल उठाओ, मोबाइल उठा लो मोबाइल। मैं बताता जाता हूँ, चाइना करीब के, नेपाल के करीब के मुल्कों में हूँ अभी मैं। अगर चाहूँ तो एक बेटा गिरा समंदर में, गर्क हो गया। समंदर में से तो नहीं निकल सकता, समंदर जिसे खा जाता है खा जाता है। किताब का नाम है दोमतुस साकिबा, 3 जिल्दों में। वजीर ने कहा विश्वर आपकी एक ही मदद कर सकता है। क्या वो कहाँ है? क्या वो है तो मदीने में, बहुत दूर, लेकिन उसमें खासियत यह है कि कहीं से भी पुकारो वो आ जाता है। क्या उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम है हसन इब्ने अली, मुसलमानों के नबी का बड़ा नवासा। आप पुकारिए।